जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने संपूर्ण प्राचीन भारत को एमसीक्यू के थ्रू खत्म कर रहे हैं, जिसमें आज का जो चैप्टर है उसका नाम है गुप्तोत्तर युग। ठीक है, और जितने भी आज तक पीवाईक्यू इसमें पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट सर्विस में पूछे गए हो या यूपीएससी ने उसे पूछा हो, उन सभी सवालों का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उनके उत्तर और कंप्लीट इसको खत्म करेंगे गुप्त काल को। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुप्त वंश ने, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो जो गुप्त वंश का जो पीरियड था वो था 319 से 500 ईसा पूर्व का जो पीरियड था वो गुप्त वंश का था। कब से कब तक का? 319 से 500 ईसा पूर्व का। और गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी महाराज श्रीगुप्त ने। किसने? महाराज श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 4 अश्वमेघ यज्ञ किसने कराए थे? इन 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 अश्वमेघ कराने वाला राजा कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, प्रवर सेन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो 4 अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला उसका नाम था प्रवर सेन। ठीक है, ये किस वंश से संबंधित था प्रवर सेन? तो ये वाकाटक, किससे? वाकाटक शासक था ये। ठीक है, वाकाटक राजवंश से संबंधित ये रहा था। ठीक, और इसने ग्रंथ की रचना की थी। इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम था सेतु बंधु। क्या नाम था? सेतु बंधु। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन है, देखो मैनी टाइम से क्या वो रिपीट हुए हैं और एक बार नहीं, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये तो आपको कुछ दिख रहा है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को क्या बताया गया है? भारत का नेपोलियन। कभी आपसे पूछा जाए कि किस बुक में समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन बताया गया है, तो आप बताएंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो विंसेंट स्मिथ ने। अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि विंसेंट द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखो, फिर बीपीएससी ने 2015 में पूछा है। यहां पे आपने देखा कि यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। अब बीपीएससी ने दोबारा इसको 2015 में रिपीट किया, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त और किस राजा का नाम इसमें से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनको देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता रहा है। ठीक है, और इनका एक नाम और था, उसे भी आप ध्यान रखिएगा, देवराज या देवश्री। देवराज या देवश्री। ठीक है, ये भी किसके नाम है? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला इनमें से कौन सा गुप्त शासक था? तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम में ने नहीं, द्वितीय ने भी नहीं और श्रीगुप्त ने नहीं, तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण
की थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2009 में। रिपीट कब हुआ, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि अभी मैंने आपको बताया किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। इस इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है वो कौन से शासक से संबंधित रहा था। तो इलाहाबाद का जो अभिलेख है वो अशोक से और चंद्रगुप्त से, इन दोनों से ही संबंधित रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप सी या डी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वो किसके शासन के बारे में बताता है, तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी हमें देती है। तो प्रयाग प्रशस्ति देती है समुद्रगुप्त के सैन्य जानकारी देती है, समुद्रगुप्त के बारे में सैन्य जानकारी ये प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। छत्तीसगढ़ ने 2017 में पूछा है क्वेश्चन, पीसीएस ने, कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरो यारो 2016 का है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति पर किसका लेख मिलता है, तो वो लेख मिलता है, चार ऑप्शन है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो ये मिलता है शाहजहां का, शाहजहां के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी इनमें से। तो पृथ्वी का प्रथम वीर समुद्रगुप्त ने ऐसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, और इसका उल्लेख भी आपको अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एक लेखक थे तेजराम शर्मा ने एक बुक लिखी, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी और इसमें इन्होंने पृथ्विया के प्रथम वीर की उपाधि किसको दी, समुद्रगुप्त को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दिया हुआ है धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णु गोपा। ठीक है, ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे ये सारे, और उनके राज्य कौन कौन से रहे थे, उनके राज्यों के बारे में बतानी है कि उनके राज्य इनमें से कौन कौन से रहे थे। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं। जो धनंजय थे वो कुस्तलपुर से संबंधित थे। कहाँ से, कुस्तलपुर से संबंधित थे। और नीलराज अवमुक्त से संबंधित रहे थे। किससे, अवमुक्त से। उग्रसेन पालक्का से, और विष्णु गोपा कांची से संबंधित थे। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, फिर चौथा और फिर दूसरा, 3 1 4 2। कहीं ऑप्शन है 3 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपी पीसीएस ने 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में 19 प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाए गए थे। तो वो किसकी स्मृति में बनाए गए थे, चंद्र की। किसके, चंद्र की। चंद्र का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये चंद्र किससे संबंधित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में 19 प्रसिद्ध लौह स्तंभ, रिपीट हो गया, चंद्र से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ।
ऐसा कौन सा राजवंश था जो हुड़ों के राजवंश से आक्रमण से विचलित हो गया? तो वो था गुप्त वंश। कौन था? गुप्त वंश। ठीक है। और जो पहला हुड़ आक्रमण हुआ था गुप्तों के काल में, पहला हुड़ आक्रमण किसके काल में हुआ था? कौन उस टाइम पर राजा था? तो स्कंदगुप्त। कौन राजा था? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया किसके टाइम पे? देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को एनालिसिस किया होता, 1993 क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे तो यहां से आपको क्या मिला? स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे ये आक्रमण हुआ था। एनालिसिस करने पे आपको मिला, इसके बारे में जानकारी आपने ली। और अगले 2006 में, यानी सीधे 13 साल बाद क्या क्वेश्चन पूछा? हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके टाइम पीरियड में? तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में यह आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट, फिर अब 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड, हुड़ों को पराजित किया। ऐसा कौन गुप्त साम्राज्य का राजा था जिसने हुड़ों को क्या किया? पराजित किया? तो उसका नाम था स्कंदगुप्त, क्योंकि उस टाइम पर राजा ही यही था। इनमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ 2015 में। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया? आप लगाओ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? जरूर पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? आपकी क्या पूछ लिया? स्तंभ का नाम पूछ लिया, अभिलेख पूछ लिया। तो कौन सा अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? तो उसका नाम है भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कहाँ? यूपी के गाजीपुर में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो उन कारणों में सम्मिलित नहीं था? हुड़ों का आक्रमण सही है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा ये भी ठीक है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी ठीक है, अरब आक्रमण, गुप्तों के टाइम पे अरब का कोई आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? शकों को जीतने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने कौन सा शक राजा को हराया था? इसने हराया था रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। इसने किसने? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। और शकों को हराने के कारण ही इसने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। आपसे कोई पूछे विक्रमादित्य की उपाधि किसको हराने के बाद इसने धारण की थी? तो शकों को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? रजत सिक्के जारी करने वाला इनमें से पहला गुप्त शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला राजा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो दिया हुआ है कुमारगुप्त प्रथम, उसका मिलान दे रखा है मंदसौर अभिलेख। दूसरा देगा पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। इनमें से किसका जो मिलान है वो सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं कुमारगुप्त का मंदसौरा से संबंध रहा था, सही है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख से संबंध रहा था, ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता
उदयगिरी गुहा अभिलेख। तो जो प्रभावती गुप्ता है, इनका उदयगिरी से कोई लेना देना नहीं था। उदयगिरी से लेना देना किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का लेना देना रहा था इनसे। यानी ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया और उसका सही उत्तर भी यही है, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वही क्वेश्चन है, प्रभावती नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। शासक दे रखा है एक साइड और एक साइड रानियां दे रखी हैं। चंद्रगुप्त की बीबी का नाम क्या था? वाइफ का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के रानी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के रानी का नाम क्या था द्वितीय के? और कुमारगुप्त प्रथम के रानी का नाम क्या था? ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत अजीब है, कोई रानी का नाम क्यों ही याद करेगा, लेकिन आपसे पूछा गया है तो आप बताइए इसका आंसर। चंद्रगुप्त के जो वाइफ का नाम था उसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त के जो वाइफ का नाम था उसका नाम था दत्ता देवी। क्या नाम था? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो वाइफ का नाम था वह था कुरेब नागा। और कुमारगुप्त के जो वाइफ का नाम था वो था अनंत देवी। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 1 2 4 3 1 2 4 कहीं ऑप्शन है ऐसा? 3 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पे निर्भर हो गए? तो किस पे निर्भर हो चुके थे? ये अफ्रीका के व्यापार पर निर्भर नहीं थे, पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर निर्भर नहीं थे, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो चुके थे और पूर्व मध्य पे व्यापार पर भी निर्भर ये नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। नहीं पूछ रहा, आप ध्यान रखना। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पे निर्भर हो गए? तो दक्षिण पूर्व व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा है और यूपीएससी ने इसको 1999 में पूछा था। देखो कितना अंतर है, पीवाईक्यू पढ़ना कितना जरूरी होता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्र से संचालित होता था? गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वो इनमें से कौन से बंदरगाह से संचालित होता था? तो वो संचालित होता था ताम्रलिप्ति से। किससे? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति किस जगह पड़ता है? तो ये पड़ता है बंगाल में। कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाने वाला बंदरगाह कौन सा था? तो उसका नाम था ताम्रलिप्ति। ठीक है, भाड़ोच, कल्याण का मतलब एक से ज्यादा उत्तर इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन का पूछा गया 2019 में। कितनी बार रिपीट हुआ आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे टेकअप करना है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन सही होगा या गलत। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के श्रेणी यानी व्यापारी, क्या व्यापारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दे रखा है, प्रत्येक श्रेणी राजा की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। इनमें से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो है कि प्रत्येक श्रेणी राजा की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नहीं, राजा उनका प्रमुख नहीं होता था। प्रशासनिक स्तर पर राजा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता था। ये स्वतंत्र थे व्यापार के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी गलत हो लिया।
दूसरा सही है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम और मानक निर्धारित करती। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है, ये भी क्या है, सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये गुजरात में गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? मतलब यहाँ पे कौन सा काम किया जाता रहा था? तो यहाँ ये फेमस थे वस्त्र उत्पादन के लिए। किसके? वस्त्र उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वह क्या रही थी इनमें से? प्राचीन हिंदू दे रखा ऑप्शन, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बिल्कुल नहीं। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम की कथा, ये भी नहीं। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ये भी नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिंग सिद्धियों के बारे में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी ने से 2002 में पूछा गया, कभी भी रिपीट हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं आप बोलेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो ये यहीं से पूछा जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? गुप्त काल में औषधि के लिए अपने कार्य के नाम से कार्य के लिए कौन जाने जाते रहे हैं? तो उनका नाम था सुश्रुत। ये थे शल्य चिकित्सक थे। क्या थे? शल्य चिकित्सक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जिसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से कोई भी संबंध नहीं है? सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य और धन्वंतरी, किसका संबंध नहीं है प्राचीन भारत से? बताओ। तो वो है भास्कराचार्य का आयुर्वेद से कोई भी संबंध नहीं था। भास्कराचार्य का आयुर्वेद से कोई भी संबंध नहीं था। और भास्कराचार्य जो थे वे खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। क्या थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक इनमें से कौन थे? लीलावती के लेखक कौन रहे हैं? तो लीलावती के लेखक का नाम था भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य ने लीलावती नाम का ग्रंथ लिखा था। और लीलावती जो है, लीलावती के बारे में एक फैक्ट आपको बता दूं मैं। ये भास्कराचार्य ने एक बुक लिखी थी, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। जो लीलावती है वो इसका एक भाग है। सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग कौन है? लीलावती। ये यूपी जीआईसी ने 2017 में पूछा है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये यूपीएससी ने 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया हुआ है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंग का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। देखो, विभिन्न शल्य औजारों का प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन जब अंग प्रत्यारोपण था, अंग प्रत्यारोपण, ठीक है, यानी अंगों को बदलना, नर्वस अंदर के जितने भी मांसपेशियां हैं उनको एक्सचेंज करना, वो उस टाइम पे नहीं होता था। उसके लिए कोई मशीन नहीं थी। ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया इसका। जब दूसरा गलत हो गया तो ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता। फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1, 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था। फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, उस अस्पताल का कहाँ पर स्थित था वो अस्पताल? तो वो स्थित था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। यहाँ पे निःशुल्क दवाई दी जाती थी। ठीक है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित इनमें से कौन रहा था? तो उसका नाम था शपड़क। क्या नाम था? शपड़क। फलित ज्योतिष से संबंधित रहा था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके समकालीन थे? किसके शासनकाल में थे? तो उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, क्यों होता है? ये बात किसने बताई थी? तो ये बात बताई थी आर्यभट्ट ने। किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने। ये बीपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। जो दिनार था, दिनार का अर्थ होता है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा। देखो, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया है यूपीपीसीएस ने? 1992 में पूछा है। कोई बोले ये रिपीट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल रिपीट होगा। और दिखाता हूं आपको मैं। ये कब रिपीट हुआ है? 2017 में। और पूछा है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? ये आरो ने रिपीट किया है। क्या कहा जाता है? दिनार। सोचने की क्षमता बढ़ानी है अपने, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा सोच के नहीं छोड़ना कि ट्रेंड बदल गया है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, कभी ना कभी आपको देखने के लिए मिलेगा, घुमा के देखने के लिए मिले या डायरेक्ट मिले। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। आपने अभी देखा जो दिनार था वो स्वर्ण मुद्रा था। यहां पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? रजत मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है। तो रजत मुद्रा को कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला कौन सा गुप्त शासक था? उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा इनमें से बोलते थे गुप्त काल में? ठीक है, तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का। जो संस्कृत था वो उच्च कोटि के लोग बोला करते थे, उच्च जाति के लोगों की भाषा थी, उच्च जाति के लोगों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है एरण से। कहां से? एरण से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस तिथि में की थी? तो 319 ईस्वी में। सूची 1 दिया है, सूची 2। यहां सम्राट के नाम है, यहां विरुद्ध है। ठीक है, विरुद्ध यानी उपाधियां, विरुद्ध यानी उपाधियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो मैंने अभी आपको बताया था चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अशोक अपने आप को प्रियदर्शिक कहलाता था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको विक्रमादित्य की, और समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक की, और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 होगा, कहीं है 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी?
जो नगरों का पतन हो रहा था क्रम बाय क्रम, वो किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही थी? तो वो रही थी गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता ये रही थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे? सबसे अधिक ग्रामों को अनुदान में दिया था, किस वंश में ये काम हुआ था? तो वो गुप्त वंश में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से किस राजवंश के शासन को जाना जाता है? तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किस काल में रही थी? तो वो गुप्त काल, मौर्य काल, चोल, इनमें से किसी भी काल को आप देखेंगे तो स्त्री पुरुष आपस में बराबर कभी नहीं रहे, यानी ऑप्शन उसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या रही थी? तो रही थी उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग, 1/6वां भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना रहा था? तो हिंदू कर द्वारा मान्य कर रहा था वही 1/6 भाग, क्योंकि यहां पे भी क्वेश्चन वही पूछा गया ना, धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र किसका था? हिंदुओं का। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता? अप्रहत का मतलब क्या था? अप्रहत का मतलब था बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत के नाम से जाना जाता रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का मतलब क्या है? कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द का जो मतलब है वह है भूमाप। क्या है? भूमि की माप। ठीक है, और एक वर्ड और इसके लिए यूज होता है, अधवाप। अधवाप, इसे भी क्या कहा जाता है? भूमि की माप। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा है क्वेश्चन को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती? कर रहित भूमि प्रदान इनमें से किसको की जाती थी? तो ब्राह्मणों को, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुदान जो कभी किसी राजवंश ने ब्राह्मणों को दिया है तो वो कौन सा है? गुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई पे जो कर लगता था, टैक्स लगाया जाता था, उसका नाम था विदत भागम। क्या कहा जाता था? विदत भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? तो वारंगल जो है तांबे के लिए फेमस नहीं था, स्वर्ण के लिए भी नहीं, हाथी दांत के लिए नहीं, ये लोहे के लिए बहुत फेमस रहा है। तो वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किसके लिए विख्यात हैं? जो घंटाशाला, कदुरा और चौल किस लिए ज्यादा फेमस ये रहे थे? तो किस लिए फेमस रहे थे? बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के लिए? बिल्कुल नहीं, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, उत्कृष्ट प्रस्तर कला के स्थापत्य से संबंध था इनका? ये भी नहीं था। शक्तिशाली राज्यों की राजधानी? नहीं। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह? जो बंदरगाह थे कदुरा, चौल, ये किस लिए फेमस थे? अपने बंदरगाहों के लिए ये फेमस रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? जो तोरमाड़ था वो किस जातीय दल का रहा था? तो तोरमाड़ हुण जाति का था। किस जाति का था? हुण जाति का ये रहा था। तोरमाड़ किस जाति का था? हुण जाति का था। यूपीएससी ने कब पूछा है? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मेहर कुल को पराजित किया था?
मेहरकुल को इनमें से किसने पराजित किया था? तो उसका नाम था यशोधवर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुंग युन। क्या नाम था? सुंग युन। क्या नाम था? सुंग युन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2016 झारखंड में, फिर ये पूछा गया 2016 में ही बीपीएससी में। सुंग युन जो थे उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। कब? 515 से 520 ईस्वी के बीच। छत्तीसगढ़ ने 2008 में पूछा है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नियतांत केंद्रित था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित तो किया था, लेकिन नियतांत केंद्रीकृत सत्ता आज तक किसी की रही ही नहीं है। नियतांत केंद्रित सत्ता की बात की जाए, अत्यधिक केंद्रीय सत्ता तो किसी की नहीं रही है। यानी दूसरा ऑप्शन जहां भी हो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी ने इसको 2019 में पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा है। गुप्त काल के दौरान बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम, ठीक है, बच्चों के साथ जो श्रम होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो जी हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत, ठीक है, उद्भुत यानी ओरिजिनेट हुआ था। शतरंज का खेल जो ओरिजिनेट हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुआ था? तो वो भारत में हुआ था। कहाँ? भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? यूपीएससी ने 2003 में पूछा है, मृच्छकटिकम का विषय क्या रहा था? तो गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा? नहीं। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान? ये भी नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक छत्रपों पर विजय? ये भी नहीं। एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री का प्रेम कथा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? तो सांख्य दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान की अगर बात करें तो उनका नाम था कपिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो अभी देखा आपने ऊपर सांख्य दर्शन। फिर देखो 2010 में सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? तो कपिल ने। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा, अभी यहां से देखो, भारत में दार्शनिक विचार इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय संबंधित कथनों पर विचार करना है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य कारक। आपने एक बात देखी कि जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं वही टॉपिक यूपीएससी ने थोड़ा सा विस्तारित रूप में आपसे यहाँ पे पूछ लिया। तो जो सांख्य दर्शन है वो आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये गलत है, वो स्वीकार करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव। दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इनमें से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे थे? तो उनका नाम है पतंजलि। आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है और रिपीटेड होगा क्वेश्चन ये। देखिए फिर रिपीट हुआ। योग के आविष्कारक थे
पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश इनमें से कौन सा नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश नहीं है, अनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग का अंश नहीं है, जबकि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब अष्टांग योग के क्या है? अंश रहे थे। ठीक है, अष्टांग योग में कौन कौन से आते थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के क्या थे? अष्टांग योग थे। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसायिक थे, किसके समकालीन थे ये? तो जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन रहे थे। जो पुष्यमित्र शुंग का काल कब से कब तक रहा था? 184 से 148 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम क्या था बताओ? तो उनका नाम था गंगेय या उदयन बोल दो आप, गंगेय या उदयन, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, बी और डी। ठीक है, इसका उत्तर दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भसीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनरागमन का निषेध करने वाले यह उक्ति किसकी है? यह युक्ति किसने दी थी? तो ये दी थी चारवाकों ने। किसने? चारवाकों ने। चारवाकों ने भौतिकतावाद को बहुत ज्यादा मान्यता दी और इन्होंने बोला जब तक जियो सुखी रहो, चाहे उधारी क्यों ना लेके जीना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन सा स्वीकार करता है? इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो कौन स्वीकार करता है? चारवाक। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? इनमें से सर्वोच्च मूल्य कौन है चारवाक के अनुसार? तो वो मूल्य है काम। क्या? काम, सुख। ठीक है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या है? चारवाक दार्शनिक प्रणाली है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। जो चारवाक प्रणाली उसको ही लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को इनमें से किसने प्रचारित किया था? तो किसने किया था? चारवाक ने नहीं किया। ठीक है, कपिल ने भी नहीं, जैमिनी ने नहीं, गौतम ने किया था ये काम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? फिर रिपीट हुआ 2016 में। ये कब पूछा गया था? 2005 में। रिपीट कब हुआ? 2016 में। अंदाजा लगा लो कितने साल बाद कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। आंसर है गौतम। फिर क्वेश्चन, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? न्याय दर्शन का इनमें से प्रवर्तक कौन था बताओ? बोलो बोलो। क्वेश्चन रिपीटेड है? बिल्कुल रिपीटेड है यार। 2018 में पूछा छत्तीसगढ़ ने, उनका नाम है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या बार बार? ठीक है, मीमांसा के प्रणेता थे। मीमांसा के जो प्रणेता थे वो कौन थे? मीमांसा की खोज किसने की थी? तो जैमिनी ने की थी। किसने? जैमिनी ने। ठीक, आपको बता दूं मैं कि न्याय दर्शन को आपने देखा, याद कर लेना आप। न्याय दर्शन किससे संबंधित थे? गौतम से। सांख्य दर्शन आपसे पूछा जाए कभी, सांख्य दर्शन तो कपिल से थे, अभी देखा था आपने। आपसे वैशेषिक पूछा जाए, वैशेषिक दर्शन तो ये थे कड़ाद। आपसे मीमांस पूछा जाए, मीमांस तो मीमांस के लिए कौन थे? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन क्या आपको बताओ? दर्शन और ये मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन है, मीमांस वैदिक अनुष्ठान है, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। मीमांस जैमिनी ने।
सांख्य दर्शन कपिल ने, वेदांत दर्शन बदरायण ने, वैशेषिक उलुक उलुक कड़ाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, ये कहीं लिख के आप नोट्स बना लीजिएगा और अपने सामने की दीवार में चिपका लीजिएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत है वह किससे संबंधित रहा था? तो कर्म का सिद्धांत मीमांस से संबंधित है। किससे? मीमांस से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ऐसा कौन सा दर्शन है जो ये बताता है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है? तो उसका नाम है न्याय। क्या? न्याय। अपूर्व सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व सिद्धांत किससे संबंधित है? जो अपूर्व सिद्धांत है वह किससे संबंधित रहा था? तो वो मीमांसा से ही संबंधित रहा था। 2018 में छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया? परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था भारतीय दर्शनों ने। वो दर्शन कौन सा था भाई? तो उसका नाम था वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन 2020 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इन्होंने बताया था कि सृष्टि का निर्माण, क्या बताया था? सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। किससे? अणु से हुआ है। सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। भारतीय षड दर्शन का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो मीमांस और वेदांत 2014 में यूपीएससी ने पूछा है। न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, लोकायत और कपालिक। तो जो लोकायत और कपालिक थे वो षड दर्शन से संबंधित नहीं रहे थे। षड दर्शन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन चारवाक। चारवाक को क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाता है। पीछे आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? अद्वैत दर्शन के संस्थापक का नाम शंकराचार्य। क्या? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? शंकर के दर्शन को कहा जाता है तो अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध, इनमें से किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकर को ही। वो 2019 में छत्तीसगढ़ ने पूछा। निम्नलिखित में अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? अद्वैत वेदांत कहता है कि आप ज्ञान द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? इनमें से विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। यूपीएससी ने से 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कहां से कब पूछा है? 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन के साथ इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो वेदांत दर्शन से शंकराचार्य का संबंध था, रामानुज का भी था और माधव का भी था, लेकिन अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम था? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त दर्शन के तर्क शास्त्र से जुड़े थे। किससे? दर्शन के तर्क शास्त्र से। ये आप देख लीजिए, आपके लिए लिखा हुआ है, विक्रम संवत को कृत्य संवत या मालव संवत भी कहते हैं। कभी आपसे पूछे कृत्य संवत तो विक्रम संवत को ही कहते हैं, मालव संवत तो भी विक्रम संवत को ही कहा जाता है। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईसा पूर्व मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। शक संवत का। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में की थी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। यूपी पीसीएस ने 2011 में क्वेश्चन पूछा है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 से आरंभ हुआ।
गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। ठीक है, तो और दिया है भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? सही उत्तर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख, पुलकेशु प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम का जो बादामी शिलालेख है, भैया याद रखना, बादामी शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम से। शक वर्ष 465 का दिनांकित है, 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो वर्ष होगा, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऐसे चीज़ों को 58 जोड़ना है और 78 को भी जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 601। क्या होगा? 601। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो 556 को में 78 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 634। इसका तुल्य वर्ष हो जाएगा 634, ऑप्शन नंबर डी। पुराणों के अनुसार चंद्रवर्षीय शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवर्षीय शासकों का जो मूल स्थान था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। क्या नाम था? प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो वो राजधानी थी थानेश्वर, पुरुषपुर और कन्नौज। कोई नहीं, कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर, ये यूपीएससी 2021 में पूछा है, ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, देखा कीजिएगा। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? कहाँ से? गुप्त वंश के पतन से हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर को आपको आंसर देना है। किन राज्यों का उस टाइम पे प्रयोग था? ठीक, मगध के गुप्त, बिल्कुल इनका शासन था, मगध के गुप्तों का शासन था। मालवा के परमार, इनका शासन उस टाइम पीरियड का नहीं है। थानेसर के पुष्यभूति, इनका भी शासन था। कन्नौज के मौखरी, इनका भी शासन उस टाइम पे चल रहा था। देवगिरी के यादव, इनका शासनकाल उस टाइम पे नहीं था। वल्लभी के मैत्रेय, इनका भी शासनकाल उस टाइम था। यानी 1 3 4 5, सॉरी 1 3 4 6, 1 3 4 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो कल्हड़ की जो पुस्तक है उसमें निहित है। कल्हड़ की पुस्तक का जो नाम था वो था राज तरंगड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या रही थी? तो वो थी कन्नौज। त्रिपक्षीय युद्ध आपने सुना होगा, वो कन्नौज के लिए ही लड़ा गया था। उसमें हर्ष शामिल नहीं थे, उनमें हर्ष शामिल नहीं थे। हर्ष के राज्य का जब पतन हुआ तो इनके खंडरों पर ही राज्यों का विकास हुआ, उन्हीं में कन्नौज का संघर्ष हुआ था। सम्राट, और ये आप मेरे कमेंट बताएंगे को 3 राजा कौन कौन से थे जिनके बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से यहाँ स्थानांतरित की थी। थानेश्वर से राजधानी कहाँ पर इसने ले गया था? तो थानेश्वर, पहले जो हर्ष की राजधानी थी उसका नाम था थानेश्वर, बाद में उसने अपनी राजधानी को क्या बनाया? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो अपने राजधानी में ही किया होगा। राजधानी ढूंढ लो इसकी, कन्नौज या प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो उसका नाम था प्रयागराज में। कहाँ किया था? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के
दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। सम्राट हर्ष के दक्षिण के तरफ आक्रमण को इनमें से किस राजा ने रोका था? तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या? पुलकेशिन द्वितीय। यूपीएससी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट पीछे आए हुए हैं ये कभी भी आपको रिपीट करके मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्ष को पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। हर्ष पर विजय किस वर्ष में पुलकेशिन द्वितीय ने प्राप्त किया था? तो वह वर्ष था 1618 का। कवि बाण निवासी था। जो कवि बाण था वो कहाँ का निवासी रहा था? तो कवि बाण का जो जन्म है वो बिहार में सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंग सांग किसके शासनकाल में आया था? जो हेंग सांग है वो किसके शासनकाल में आया था? तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा उसने की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में अभी अभी आपको बताया मैंने, उसका नाम था हेंग सांग। हर्ष के दरबार में हेंग सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हेंग सांग को किसने भेजा था हर्ष के दरबार में? तो उसको भेजा था ताई सुंग ने। किसने? ताई सुंग ने। किसने भेजा था? ताई सुंग ने। अगला क्वेश्चन, हेंग सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब हेंग सांग भारत की यात्रा पे आया उस टाइम पे भारत का ऐसा कौन सा नगर था जो सूती कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था? वह था मथुरा। कौन? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वो किया था नालंदा में। कहाँ किया था? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में हेंग सांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में हेंग सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो बौद्ध धर्म की आस्था। क्या? बौद्ध धर्म की आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। वो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हेंग सांग। हेंग सांग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। सीयूकी नामक यात्रा किसने लिखी? जो सीयूकी नामक यात्रा का विवरण है वो किसने दिया था? वो भी हेंग सांग ने दिया था। यानी हेंग सांग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेंग सांग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपको उनको अच्छे से कर लेना है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो उसका कोई डेट निर्धारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से, यूपीएससी ने 2020 में पूछा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप को बताता है? हुंडी यानी राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र और सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो हुंडी का मतलब था विनिमय पत्र। क्या नाम था? विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक हैं वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो वो भारत का उल्लेख करते इंतु के नाम से भारत का उल्लेख ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या रहा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान। क्या था? मुसलमान।
इनके विनाश का कारण क्या रहा था? मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत का सबसे प्राचीन विहार इनमें से कौन सा था? तो वो था नालंदा। क्या था? नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है? ये सब तो आपको पता है, नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा व्यापार इनमें से चारों में से किस जगह पे होता था? कन्नौज, धार, उज्जैन, देवगिरी। कहाँ होता था? तो होता था कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। यूपीएससी ने 2004 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा ऑप्शन है, चीनी तीर्थयात्री हैंगसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म में प्रतिरोधी पाया। तो इसका दोनों ही जो ऑप्शन है वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो फाहियान था, ठीक है, वो कनिष्क के दरबार में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो पहला ऑप्शन गलत। और हेंगसांग ने प्रतिरोधी नहीं पाया था, बिल्कुल प्रतिरोधी नहीं पाया था। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेंगसांग, अबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। सांबरपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही जो उत्तर हैं ये सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा है, देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो देखते हैं कौन कौन से। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीति सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अवस्था तथा स्थानीय राजनीति सत्ता। ठीक है, अत्यंत, ऐसे वर्डों से बिल्कुल सावधान हो जाना है। ठीक है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना, संबंध तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो ये जो अत्यंत है, ये अत्यंत है, तो ये पहला गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज्य का नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने प्रयागराज जो है उसको तीर्थराज का नाम दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो दक्षिण भारत में केरल से संबंधित रहे थे। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो जो 4 मठ स्थित थे वो थे जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में इसमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पुरी, आप देख रहे हैं पुरी, द्वारिका, मानसरोवर और रामेश्वरम। तो जो रामेश्वरम है वो 4 धाम में सम्मिलित नहीं है आदि शंकराचार्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, देखते हैं। कह रहा रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से, हरिसेन हर्ष से, दंडी नरसिंह वर्मन से। तो जो रवि कीर्ति थे वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रहे थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से, हरिसेन का संबंध हर्ष से था या नहीं? बताओ। हरिसेन का संबंध, हर्ष का जो संबंध था वो हरिसेन से नहीं बल्कि बाण भट्ट से था। किससे? बाण भट्ट से। और दंडी नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी रखे, मिलाना है। कह रहा है अमीर खुसरो इनमें से किससे संबंधित थे? तो अमीर खुसरो संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी से। किससे संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित रहे थे। कालिदास किससे संबंधित थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। जो हरिशेन किससे संबंधित रहे थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। और बाणभट्ट हर्षवर्धन से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ है और वर्तमान राज्य दिए गए हैं। तो जो भीलसा है, भीलसा कहाँ मिलेगा आपको? तो मध्य प्रदेश में, सही है। द्वार समुद्र आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र, ये ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। गिरिनगर कहाँ है? गुजरात में, ये ऑप्शन सही है। थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश यहाँ पे पूरा समाप्त होता है। आपको इसके बाद कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला में नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उससे संबंधित सारे MCQ हम करेंगे। ठीक, मिलते हैं, धन्यवाद।